हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंडल्स के लॉ हमने जाने थे और तीनों लॉज को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो लॉज दिए गए हैं किस प्रकार से उनका क्रॉस करना है और क्या रेशियो हमारे पास आता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो मेंडल्स के लॉ हैं जान लेते हैं कि कौन कौन से लॉज हमारे पास यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, जो हमें बताता है कि F1 जनरेशन में जब हम क्या करते हैं, दो जनकों को लेते हैं, उनकी क्रॉसिंग हम कराते हैं। तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ऐसा जनक है जो अपने प्रभाव को यहाँ पे दर्शाता है, जिसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं, और जो अपने प्रभाव को यहाँ पे नहीं दर्शा पाता है उसे हम रेसेसिव कहते हैं। इसके बाद हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उनके एक्सेप्शन की हमने बात की थी। हमने कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, जिसका एग्जांपल है 4 o'clock प्लांट। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी याद रखने हैं, आपको रेशियो भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन हमारे पास आया था, जो दूसरा अपवाद हमारे पास आया था, वो है को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता, जिसमें हमने क्या देखा था, दोनों पेरेंट्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, कोई यहाँ पे रेसेसिव नहीं है। इस प्रकार से हमने पहला लॉ यहाँ पे पढ़ा था। सेकेंड जो लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था जब भी गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा तो जो एलील होंगे यहाँ पे वो अलग अलग गैमीट में सेपरेट हो जाएंगे। इसी को हम क्या कह रहे थे, अलगाव का नियम भी कह रहे थे। तो सिंपल सा है ये लॉ। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो गैमेट होंगे वो स्वतंत्र होंगे कि किस गैमेट को यहाँ पे किससे फ्यूज करना है। इसी के बेसिस पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से हमने एग्जाम्पल देखे थे, और हमने क्या कहा था कि पहले हमने क्या लिया, दो कैरेक्टर को लेकर के हमने दो पेरेंट में यहाँ पे क्रॉस करवाया। उसके बाद F1 जनरेशन में सेम वही रिजल्ट निकला था जो हमने जब हम पहला लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमें वही रिजल्ट देखने को मिला था। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक ही पेरेंट प्रभावी था। जैसे कि हमने क्या लिया था, हमने येलो और राउंड सीड वाले पेरेंट को लिया था। एक ऐसा पौधा हमने लिया जिसके बीज गोल थे और कैसे थे, यहाँ पे येलो कलर के थे, पीले कलर के थे। अब ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है हम आगे देखेंगे। इसकी जो क्रॉस हमने कराई वो कैसे कराई, यहाँ पे ग्रीन सीड वाले रिंकल्ड था वो सीड, यानी कैसा था, ग्रीन कलर का होगा, शेप कैसा है, रिंकल्ड था। अब जब यहाँ पे क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला, सीट कैसा है, राउंड है, कलर कैसा है, येलो है। इसका मतलब यहाँ पे F1 जनरेशन में एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हम उसे कह रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है। सेम वही रिजल्ट हमारे पास आया है। अब हमने क्या देखा, जब यहाँ पे मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया, जो F1 जनरेशन थी उसने सेल्फ क्रॉस कराया, तो यहाँ पे उससे पहले हमने क्या कहा था, जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे गैमीट बने, इस यहाँ पे गैमीट बने हैं और यहाँ पे गैमीट बने हैं। तो हमें ये बताया गया है कि ये जो गैमीट है ये स्वतंत्र है कि इन गैमीट में से उन्हें किसके साथ यहाँ पे फ्यूज होना है। तो हमने क्या किया, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन थी हमने सारी यहाँ पे बना दी है, और इसके बेसिस से हमारे पास 4 प्रकार के संतति आई है। देखिए हमने क्या किया था, दो प्रकार के हमने पेरेंट्स यहाँ पे लिए थे, लेकिन दो प्रकार के हमारे पास नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गए हैं, यानी विविधता देखने को मिल गई है। इसीलिए कहा जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होती है, विविधता पाई जाती है। रेशियो हमारे पास क्या है, 9:3:3:1। तो ये जो क्रॉस है ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे एक बार देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आया। हमने क्या पढ़ा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या बात की हमने कहा, मेंडल आल्सो कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि जो मेंडल थे, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ रहे थे। जब हमने पहला लॉ पढ़ा था तो हमने क्या देखा, एक ही कैरेक्टर वहां पे, कौन सा कैरेक्टर है, प्लांट हाइट का कैरेक्टर है। प्लांट हाइट का कैरेक्टर है, कैरेक्टर एक है, लेकिन ध्यान रखिए बार बार आपको बताया जाता है ट्रेड यहाँ पे क्या होंगे, दो होंगे, यानी कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग ट्रेड हैं।
तो अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो कैरेक्टर को लेके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, विच इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम ही हमें बता रहा है डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब है दो, हाइब्रिड का मतलब है संकरण। जब दो कैरेक्टर का यहाँ पे संकरण होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कह रहे हैं। He crossed breed pea plants bearing round green seed with the plant bearing wrinkled and yellow seed. देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे उन्होंने दो प्रकार के पेरेंट को लिया था। उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को लिया है, कैसे थे, राउंड सीड थे लेकिन ग्रीन नहीं, यहाँ पे कैसे थे, येलो थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे कैसे थे, येलो सीड थे। कैसे, राउंड होंगे, गोल होंगे और पीले कलर के बीज होंगे। और किस पेरेंट से उन्होंने यहाँ पे क्रॉस कराया, रिंकल्ड सीड थे और कैसे, ग्रीन यहाँ पे सीड होंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो प्रकार के पेरेंट दिए थे, किस प्रकार से, येलो कलर था और शेप कैसा था, राउंड था, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमने कहा कैसे यहाँ पे सीड थी, जो प्लांट था वो राउंड सीड थे और येलो यहाँ पे कैसे था, उसका कलर था। उसके बाद हमने कहा कि रिंकल्ड सीड होंगे यहाँ पे, और कलर कैसा होगा, हमने कहा कलर है ग्रीन। इसे आप क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बात बताई गई है, नेक्स्ट हमें कहा गया कि जब इनका क्रॉस कराया गया इन F1 जनरेशन, ये F नहीं है, ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया था वो कैसा आया था, इन F1 जनरेशन ही ऑप्टेन ऑल राउंड एंड येलो सीड। देखिए सारे कैसे आए हमारे पास, राउंड आए और येलो आए, क्योंकि ये क्या था, डोमिनेटिंग पैरेंट यहाँ पे था। इट मींस राउंड एंड येलो ट्रेड्स ऑफ अ सीड्स आर डोमिनेंट फीचर्स व्हाइल wrinkled एंड ग्रीन आर recessive। यही हमने बात की है। हमने कहा है कि जो F1 जनरेशन में जिसने शो किया वो कौन सा पेरेंट था, जिसके बीज कैसे थे, पीले थे और गोल थे। फिर हमने कहा कि F1 जनरेशन में जब यही कैरेक्टर आगे आया है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है, तो रिसेसिव क्या होगा, हमने कहा था, देखिए हमने कहा था एक कैसा होगा, पीले बीजों वाला होगा और गोल होगा, तो यही F1 जनरेशन में आया है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। दूसरा हमने कहा रिंकल्ड है, रिंकल्ड कैसे सीड होते हैं, गोल नहीं होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे शेप भी देख सकते हैं इस प्रकार से, वो गोल नहीं होगा, रिंकल्ड होगा। तो उसके हमने क्या कहा कि कैसा था, रिंकल्ड था और ग्रीन था, यानी कि जो बीज का कलर है वो हरा है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये अपन जनरेशन में नहीं आ पाए थे, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, रिसेसिव कह रहे हैं, और इस कैरेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट कह रहे हैं। यही बातें हमने अभी तक की हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। अब क्या हुआ, F1 जनरेशन के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस कराया गया। किस प्रकार का क्रॉस है ये, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि F1 जनरेशन के बीच में ही यहाँ पे क्रॉस कराया जा रहा है। टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, यानी कि F2 जनरेशन को पाने के लिए ये क्रॉस किया गया है। He obtained four different types of seed: round yellow, round green, wrinkled yellow, and wrinkled green in the ratio of 9:3:3:1. He concluded that traits are independently inherited. देखिए यही चीजें हमने कही है, जो अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है, यही हमने जब हमने क्रॉस किया था तो चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने समझा था। हमने क्या कहा कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गैमीट बने हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है कि जो ट्रेड्स हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, जो गैमीट हैं वो स्वतंत्र हैं कि उन्हें किससे यहाँ पे क्रॉस करना है, और वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। चार प्रकार के ट्रेड हमारे पास, चार प्रकार के ऑफस्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बताए गए हैं। आपको बताया गया है राउंड और येलो जो सीड थे उनका नंबर कितना था, 9 था। ध्यान से देखिए, राउंड और येलो सीड कितने थे, 9 थे यहाँ पे, यानी कि गोल और पीले बीजों वाला जो पौधा था वो 9 आए हमारे पास, सबसे ज्यादा यही आए हैं, क्योंकि ये क्या था, डोमिनेटिंग पेरेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा राउंड एंड ग्रीन सीड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गया है, हमें वेरिएशन देखने को मिल गई है।
हमने क्या कहा था, राउंड जो सीड है उसके साथ क्या था यहाँ पे, येलो कलर था, लेकिन राउंड के साथ यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया है। ठीक है, कितने हैं, 3 यहाँ पे हैं। उसके बाद हमने कहा रिंकल्ड के साथ यहाँ पे येलो कलर आ गया है, जबकि रिंकल्ड के साथ यहाँ पे हरा कलर था। किसकी बात हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है। हमने कहा ये पेरेंट्स हमारे पास थे और ये भी पेरेंट्स हमारे पास था, रिंकल्ड और ग्रीन, राउंड एंड येलो, ये दोनों पेरेंट हैं। सेम यही पेरेंट हमने लिए थे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीनोटाइप में क्या होगा, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है। तो हमने क्या कहा, हमने जब पेरेंट लिया था, हमने राउंड और येलो सीड वाला एक लिया था और हमने रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाला एक पेरेंट लिया था। तो ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास ऑलरेडी थे। हमारे पास नहीं क्या है, राउंड के साथ यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया है, रिंकल्ड के साथ यहाँ पे येलो कलर आ गया है। रेशियो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या रेशियो यहाँ पे होता है। चलिए, ये पढ़ा हमने मैंडल्स के लॉ के बारे में, और आपको तीनों लॉज यहाँ पे क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। अब हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है हाउ डू ट्रेड गेट एक्सप्रेस। जो ट्रेड होते हैं वो किस प्रकार से एक्सप्रेस होते हैं, तो क्या क्या चीजें हमारे पास है आप देखेंगे। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। कह रहे हैं कि क्या है कि जो डीएनए है वही हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। फॉर दैट प्रोटीन, फॉर एग्जांपल द हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ हार्मोन्स व्हिच इज इन टर्न कंट्रोल बाय द जीन। अब ये लाइन आपको क्या बता रही है, देखिए हमने काफी बार इस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने जीन के बारे में बात की थी और हमने डीएनए के बारे में बात की थी। ये कह रहे हैं कि जो हमारा डीएनए है, सपोज ये क्या है, डीएनए है। अब ये कह रहे हैं हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम जानते हैं कि कोई भी हमारा कैरेक्टर हो, इंटरनल कैरेक्टर है, एक्सटर्नल कैरेक्टर है, उसके लिए हमारा डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है। अब कह रहे हैं कि डीएनए की वो इकाई, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक पार्ट जो कि क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन को बना रहा है। ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, इस चीज से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट से आरएनए यहाँ पे बन रहा है, इस आरएनए से प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, इस प्रोटीन से यहाँ पे कैरेक्टर बन रहा है। ठीक है, क्या बात की हमने, हमने कहा डीएनए का एक ऐसा पोर्शन है, ये जो पूरा डीएनए है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। हर एक कैरेक्टर के लिए क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब डीएनए का एक ऐसा पार्ट हमने देखा कि जो क्या कर रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। उस आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और उसी प्रोटीन से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है या रेगुलेट हो रहा है। जैसे कि हमने प्लांट में कहा कि प्लांट हाइट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट के लिए कोई कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के लिए, प्लांट हाइट के कैरेक्टर के लिए कोई प्रोटीन जिम्मेदार है। उस प्रोटीन के निर्माण के लिए यहाँ पे आरएनए जिम्मेदार है और उस आरएनए के निर्माण के लिए डीएनए का एक पीस यहाँ पे जिम्मेदार है, एक पार्ट यहाँ पे जिम्मेदार है। उसी पार्ट को हम क्या कह दे रहे हैं, जीन कह दे रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको यही समझाया जा रहा है कि जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है, और डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम जीन कह दे रहे हैं। जीन का निर्माण कैसे, जीन का काम क्या होता है, जीन का कोई भी जो कैरेक्टर है, चाहे आप प्लांट की बात करें, ह्यूमंस में आप बात करें, हमारे आंखों का कलर हो गया है, हमारे बालों का कलर हो गया है, हमारे स्किन कलर हो गया है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्या है जीन, जीन डीएनए की इकाई है जो कि कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे समझाई गई है जो कि हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो सेम बात हमने की थी। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन्स इज सिक्रेटेड द प्लांट विल ग्रो टॉल। अब आपको ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कहा जा रहा है कि जो हाइट के लिए अगर कोई हार्मोन यहाँ पे ज्यादा रिलीज हो रहा है
तो क्या होगा, प्लांट हाइट टॉल होगी, यही कहा है। इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड द प्लांट विल ग्रो टॉल। यानी कि यहाँ पे अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे तो ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, प्लांट की हाइट होगी। इफ द जीन for that particular protein gets altered and less of it is secreted, then the plant will remain short। अब ये कह रहे हैं, देखिए कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसके लिए भी क्या है, जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया है इसका मतलब प्लांट की जो हाइट है वो ज्यादा होगी, टॉल होगा प्लांट। अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुए हैं तो इसका मतलब जो प्लांट है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा। ये बात हम जानते हैं। बोथ द parents contribute equally to the DNA of a next generation during the sexual reproduction। ये बात हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पे किसी नए इंडिविजुअल का क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, F1 जनरेशन जब यहाँ पे बनेगी तो दोनों ही पेरेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल यहाँ पे होता है। तो ये आपको जीन के बारे में पता होना चाहिए, डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो कैसे कंट्रोल होते हैं और कैसे जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है उसमें हमसे कहा गया है, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। अब यहाँ पे देखिए कोई भी जो न्यूबॉर्न होता है, नवजात होता है, उसका जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो कैसे होता है, उसको लिंग का निर्धारण कैसे होगा, वो यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, और जैसे फीमेल को कहा जाता है कि वहाँ पे गर्ल है या बॉय है उसके लिए जो फीमेल है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस बात को आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कि यहाँ पे गर्ल होगी या बॉय होगा, यानी कि मेल और फीमेल यहाँ पे होगा, इसके लिए कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग निर्धारण में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास ये आता है। उससे पहले हम देख लेते हैं अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लिंग का जो निर्धारण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर पर। आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा कि जिनमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिंग का निर्धारण होता है, वहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि जिनमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिकली नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वो अपनी सेक्स को चेंज कर सकते हैं, वो मेल और फीमेल में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। अब जेनेटिकल डिटरमाइन का क्या मतलब होता है, देखिए आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी सुना होगा कि जिनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो माता के गर्भ में ही हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग। और वो क्या होता है, लाइफ टाइम फिर वही रहता है, जो उनका लिंग होगा वो लाइफ टाइम वही रहता है, वो खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, नेचुरली तो नहीं कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस की, प्राकृतिक रूप से क्या होगा, उनका जो सेक्स है, उनका जो वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है वही वहाँ पे रहेगा। तो यही आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है। आपसे कहा गया है इट इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डिफरेंट स्पीशीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। यहाँ पे क्या होता है, लिंग निर्धारण के लिए जो अलग अलग जीव हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में क्या पढ़ा, हमने कहा इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच fertilized eggs are kept determines whether the developing animals will be male or female। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे कोई भी जो न्यू बॉर्न है, जो न्यू इंडिविजुअल है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने क्या एग्जांपल देखा, हमने कहा सम एनिमल्स लाइक सेल कैन बी चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब जो स्नेल होते हैं ये क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज करते रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में क्या आता है, ह्यूमन बींग्स
सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। ये बात हम जानते हैं कि जो भी न्यूबॉर्न होगा उसका जो लिंग का निर्धारण है वो जो माता है उसके गर्भ में ही हो जाता है, और नेचुरली अगर हम देखें तो वो चेंज नहीं होता है। ओके, so means genes inherited from the parents decide the sex of the offspring। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि जो जीन्स यहाँ पे माता पिता से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में जो पास हो रहे हैं वही यहाँ पे डिसाइड कर रहे होंगे कि यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे लिंग का निर्धारण है ये माता के गर्भ में ही हो जा रहा है। तो माता के गर्भ में हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होंगे, क्रोमोसोम्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। अब बात ये आती है कि किसके क्रोमोसोम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे मेल पेरेंट के क्रोमोसोम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं या फीमेल पेरेंट के क्रोमोसोम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको देखना है और आपको क्रॉस करके भी ये बताना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप ये बताएंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में किस किस प्रकार से यहाँ पे लिंग का निर्धारण हो सकता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो ये पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रॉस के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंग का निर्धारण हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करनी है जब हम मैंडल्स के लॉ पढ़ रहे थे। तो मैंडल्स के लॉ में हमने क्या किया था, मेल और फीमेल पेरेंट को लिया था, उनका क्रॉस कराया था, क्रॉस कराने के बाद हमारे पास ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बने थे। हमें कुछ इसी प्रकार के प्रोसेस यहाँ पे करनी है। तो हमने क्या किया, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट को लिया। तो आप जानते हैं कि मेल पेरेंट्स को अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो मेल पेरेंट्स में हम इस प्रकार से लिखते हैं और फीमेल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्या है, ये क्रोमोसोम हमें बताए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, उसमें से जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं मेल में भी फीमेल में भी। जो यहाँ पे 23वां जोड़ा होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है दोनों क्रोमोसोम पे। जहाँ पे मेल में क्या होता है एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, वही फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा ये मेल है और ये फीमेल है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, सेम वही चीज होगी। ये पेरेंट हमने लिखे हैं, यहाँ पे क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए अगर हम मेल की बात करें तो मेल में दो प्रकार के गैमीट यहाँ पे बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम है। तो दो प्रकार के कौन से बने, एक तो यहाँ पे एक्स बना और एक यहाँ पे वाई बना। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में यहाँ पे एक ही प्रकार के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। दो गैमीट है लेकिन प्रकार एक ही है यहाँ पे। ठीक है, हो गया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैमीट है ये बन गए हैं यहाँ पे, और हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है, ये जो मेल गैमीट है वो यहाँ पे स्वतंत्र हैं कि उन्हें किस गैमेट के साथ फ्यूज होना है, या फिर जो फीमेल गैमेट है वो स्वतंत्र हैं कि उन्हें इन दोनों में से किस गैमेट के साथ फ्यूज होना है। अब आपको ये पता है कि मेल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फीमेल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि बात हो रही है क्रोमोसोम की। हमने कहा कि जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये जो क्रोमोसोम है इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि यही जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट ले रहे हैं। लिंग का निर्धारण इन्हीं क्रोमोसोम के द्वारा हो रहा है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम को यहाँ पे बताइए क्या क्या होते हैं। तो क्या होगा, मेल में एक्स वाई है, फीमेल में एक्स एक्स है। यहाँ पे गैमीट बन गए हैं। अब गैमीट बन गए तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन हो करके क्या हुआ, अगर ये एक्स क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुआ तो यहाँ पे एक्स एक्स का फॉर्मेशन हुआ। एक्स एक्स का फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पे फीमेल का फॉर्मेशन हुआ। सेम क्या हुआ, अगर इस एक्स का फ्यूजन इस एक्स के साथ होगा तो यहाँ पे भी फिर एक्स एक्स बनेगी और ये भी क्या होगी, फीमेल होगी। क्लियर है। अब अगर इस वाई का फ्यूजन इस एक्स के साथ हुआ तो क्या होगा, एक्स वाई होगा। और एक्स वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन है, मेल यहाँ पे बनेगा।
और इस y का फ्यूजन अगर इस x के साथ हुआ तो यहाँ पे भी XY बनेगा और ये भी क्या है, मेल है। सेम वही चीज हम कर रहे हैं जो इस चेकर बोर्ड में आपको बताई गई है, दोनों सेम चीजें हैं, बस आपको मैं बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बनी, दो फीमेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, दो मेल यहाँ पे बने हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, ये बताना है कि यहाँ पे लिंग का जो निर्धारण हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर हम सबसे पहले फीमेल की बात कर लेते हैं, हमने कहा फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोजोम है, तो दोनों एक्स क्रोमोजोम है तो इस एक्स का फ्यूजन होगा या इस एक्स का फ्यूजन होगा, ये एक्स ही यहाँ पे देगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्स का ही यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि एक्स, आप देखिए कहाँ, सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं, मेल में एक एक्स है, फीमेल में दो एक्स है, ओके। अब हमने कहा कि यहाँ पे जो फीमेल है वो एक एक्स को ही यहाँ पे देगी, मेल में हमने कहा कि अगर मेल अपनी एक्स को देता है, यहाँ पे अगर मेल का एक्स यहाँ फीमेल के क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। ध्यान से देखिए, ये मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है अगर इसका फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ हुआ है तो यहाँ पे फीमेल बनी है, और फिर हमने इसका जो फ्यूजन इसके साथ किया तो यहाँ पे भी फीमेल बनी है। लेकिन अगर मेल के वाई क्रोमोसोम ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, मेल के क्रोमोसोम ने यहाँ पे किसके साथ फ्यूज किया है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया है, तो हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा, मेल बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने कहा कि जो मेल है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब जो फीमेल है वो हमेशा अपने एक्स क्रोमोसोम को ही आगे पास करेगी, तो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे पास हो रहे हैं तो यहाँ पे जो लिंग निर्धारण है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, ठीक है। अब हमने कहा कि जब मेल में जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेल यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेल है उसका वाई क्रोमोसोम यहाँ पे लिंग का निर्धारण कर रहा है। अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं है तो हमने कहा फीमेल है, अगर वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो हमने कहा यहाँ पे क्या है, मेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर अभी भी हमें नहीं मिला है। अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये जो वाई क्रोमोसोम है इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप कहेंगे हमें हमारा आंसर मिल गया है, हम कह सकते हैं कि मेल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेल यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जो मेल के क्रोमोसोम हैं, जो मेल के क्रोमोसोम होंगे वो यहाँ पे लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो फ्यूजन हो रहा है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ना ही मेल के ना ही फीमेल के। यहाँ पे वाई क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज होगा या एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे फ्यूज होगा, हमने यही पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में कि जो दोनों क्रोमोसोम है वो फ्री, जो दोनों यहाँ पे गैमेट है वो फ्री है, कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो नेचुरल होती है, ना तो ये मेल पे डिपेंड होती है ना ही फीमेल पे डिपेंड होती है। तो क्लास आपको क्या करना है, ये सारे जो क्रॉस है उसे घर में प्रैक्टिस करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।